अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का जो एक नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। और हमने न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में आज के इस टॉपिक में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये दो होंगे। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर मैन्यूर और केमिकल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इस फर्टिलाइजर से रिलेटेड इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे, हमारे इन्वायरमेंट को इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। सो ये दो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर के। इंशाल्लाह जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का आप आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर आपसे आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एमसीक्यूज़ भी आ जाती हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर में यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। कहते हैं कि यू नो द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वेरियस टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। कुछ होते हैं मैक्रो और कुछ होते हैं माइक्रो। अगर कम मिकदार में चाहिए तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार में चाहिए तो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो कहते हैं द प्लांट्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, मिट्टी से लेता है, नीचे से, ज़मीन से वो क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है। अब किस तरह के, यानी क्वालिटी, किस तरह के न्यूट्रिएंट मौजूद है और कितनी मिकदार में ये न्यूट्रिएंट मौजूद है, तो ये क्या कर सकता है, ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो सकते हैं। और कहते हैं मोस्ट ऑफ द सॉइल जो होती है आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखें, कहते हैं मोस्टली जो सॉइल होता है उसके अंदर खास जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की बेहतरीन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, उसकी कमी वाक़ हो जाती है। दैट इज़ वाई द न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मोर फ्रूट्स फास्टर ग्रोथ इन प्लांट्स। अब जाहिर है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर खास न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, बाहर से ये सारे न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब कहते हैं ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा फ्रूट हमें मिले, अच्छी सी ग्रोथ हो। ठीक है, यानी पैदावार को बढ़ाने के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं सॉइल के अंदर। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बाहर से ऐड किए जा रहे हैं, तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं। अब फर्टिलाइजर्स जो होती हैं दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। यानी प्लांट की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए दो तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होते हैं, दो तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। अब यहाँ कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल मटेरियल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर प्लांट और एनिमल मटेरियल से इसको हासिल किया जाता है। मैन्योर जो होता है ये एनिमल वेस्ट होता है, कुदरती खाद इसको कह सकते हैं, या नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी इसको कह सकते हैं। कंपोस्ट जो है ये क्या है, ये प्लांट वेस्ट होता है, जैसे लीव्स हो जाती हैं, पत्ते हो जाते हैं, जैसे पत्ते गिर जाते हैं ना पौधों से, तो वो हो सकते हैं, ग्रास हो सकती हैं, तो ये आ सकते हैं, सीवीड्स आ सकते हैं, समुद्री घास, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल हो जाती हैं। अब कहते हैं सिमिलरली प्लांट्स मटेरियल कार्ड मल्च। देखें प्लांट्स के जो मटेरियल है जिसको हम मल्च कहते हैं, जैसे है ठीक है, घास, लीव्स हैं, पत्ते, बार्क जो ये क्या है, ये छाल हो सकती है दरख्तों की। ठीक है, वुड चिप्स, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, इस तरह के सीड हल हो सकते हैं, कॉर्न हस्क हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो होती हैं ये एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकती हैं। यानी एनिमल वेस्ट भी और प्लांट वेस्ट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चूँकि ये नेचुरल चीज़ें हैं तो इसी वजह से इसको हम नेचुरल फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। अब कहते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के फ़ायदे क्या हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इससे क्या होगा, कहते हैं एक तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, सॉइल के अंदर जिस चीज़ की कमी है तो वो ये जो सब्सटेंसेस हम उसमें ऐड करते हैं तो उससे वो क्या कर लेगा, हासिल करेगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो बेहतर बन सकेगी। रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड इंक्रीज एरिएशन। अब क्या होगा कि सॉइल मॉइस्चर क्या करेगा, वो रिटेंशन उसमें आ जाएगी। रिटेन का मतलब बरकरार रखना। अगर पानी आ जाता है ना सॉइल के अंदर तो वो उस पानी को अपने पास रिटेन रख लेगा, नमी को अपने पास रिटेन रखेगा, बरकरार रखेगा, और इससे जो मिट्टी होगी वो हवादार होगी। इसी तरह से रिलीज न्यूट्रिएंट स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। और जो न्यूट्रिएंट प्लांट को, सॉइल को चाहिए तो वो आराम से क्या होंगे, ये रिलीज़ होंगे और मुसलसल रिलीज़ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक दफ़ा उसको दे दिए तो बस वो फिर ख़त्म हो गई। आराम से क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। अब लीचिंग का जो प्रोसेस है इसकी कमी आएगी। देखें लीचिंग का मतलब यानी पानी के साथ अगर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद है तो उससे क्या होगा, वो पानी के साथ जो धुल जाते हैं ना, वो प्रोसेस जो कि वो थोड़ी सी उसमें रिडक्शन आएगी, उसके ख़तरात में कमी आएगी। इसी तरह कहते हैं इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा,
सॉइल के अंदर जो सॉइल की वो सलाहियत जिससे वो क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर रिटेन रखें, अपने पास रख सकें, होल्ड कर सकें, तो इसकी जो एबिलिटी होगी क्या होगी, ये उसमें इजाफा होगा। सो ये तो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बात की कि यानी वो फर्टिलाइज़र्स जो हम बाहर से, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल को चाहिए होते हैं जिससे वो प्लांट की जो हेल्थ है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए अगर मिट्टी के अंदर ये चीज़ें कम हो गई तो हम बाहर से ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बात की। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स की हमने बात की, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे और उसके इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो भी देखेंगे कि इससे क्या खतरात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, कहते हैं ये प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम अ केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड से इसको बनाया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड। सो कहते हैं इनकी एग्जांपल्स अगर हम और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के देखें तो सोडियम नाइट्रेट, माइंड रॉक फॉस्फेट है, ठीक है। यानी माइंड रॉक मतलब रॉक जो फॉस्फेट होता है ना, इसको ज़मीन से निकाला जाए, ठीक है। लाइमस्टोन है, तो ये क्या, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे जो हैं ये है कि कहते हैं हायर एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोमोट द प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड इनकरेज ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अब ज़ाहिर है जो सॉइल है उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, तो अगर हम ये प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो कि वो उसकी अमाउंट ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन आएगा, तो इससे क्या होगा, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में बेहतरी आएगी, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ स्टेम और लीव्स में की जो ग्रोथ होगी वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसी तरह कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स होंगे जिसके अंदर फॉस्फेट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, फ्लावर्स हैं, लार्जर फ्रूट्स होंगे वो ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी आएंगे, रूट्स जो होंगे वो हेल्दी होंगे, जिसकी वजह से सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत अच्छे से प्लांट उसको ले सकेगा और प्लांट की जो ग्रोथ होगी उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब ये तो हमने इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो देखें। कभी कभी क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं इसके नुकसानात भी इससे वाबस्ता होते हैं। कौन कौन से नुकसानात हैं इसके, कहते हैं इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। कहते हैं मेजर रिस्क टू सॉइल क्वालिटी फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल को क्या खतरात लाक हो सकते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी एंड एसिडिटी। सॉइल की जो तेज़ाबियत है और सॉइल के अंदर जो नमकियात है उसका बढ़ जाना, ठीक है, यानी थोर जिसको हम कह सकते हैं, नमकियात का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद कहते हैं स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में काज इमिशन ऑफ नाइट्रोजन गैसेज एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जब ये डाले जाते हैं सॉइल के साथ मिलाए जाते हैं तो वो सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ खास किस्म की गैसेज होती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं वो काज कर सकते हैं। तो जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इससे आ सकती है। ग्रीन हाउस गैस क्या चीज़ होती है, आप जानते हैं कि हमारे सूरज के अंदर क्या सूरज की रोशनी जो होती है ज़मीन तक पहुँचती है, तो ज़मीन क्या करती है, ज़मीन के इर्द गिर्द ना एक ख़ास गैसेस की लेयर मौजूद है। देखिए एक ख़ास गैसेस की लेयर है। जब सूरज की रोशनी यहाँ अंदर आती है तो सूरज की रोशनी आ तो जाती है, लेकिन जब ये रोशनी वापस जाती है तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ मौजूद होते हैं ये इस रोशनी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट की सूरत में इसको निकाल लेते हैं। अब ये रोशनी जब ये जो सनलाइट है ये क्या होगी, हीट के फॉर्म में अंदर ही रह जाती है, ये वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो ख़तरा है यहाँ इसका आ सकता है। इसकी वजह से कहते हैं मेजर रिस्क ऑफ टू ग्राउंड वाटर क्वालिटी फ्रॉम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इज़ NO3। देखें NO, अब देखिए यहाँ पे लीचिंग टू द ग्राउंड वाटर सोर्स। अब देखें ये एक ख़ास तरह के अगर हम ऐसे फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई कर लें तो ये क्या होगी, ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, ग्राउंड वाटर के अंदर लीच कर जाएंगे, ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाएंगे। जो ज़मीन के नीचे पानी है ना जिससे हम बोरिंग वगैरह के ज़रिए निकालते हैं तो इसके साथ ये शामिल हो जाते हैं। अब जाहिर ये केमिकल उस पानी के साथ शामिल हो गए हैं तो उससे क्या होगा, अगर वो पानी ह्यूमन है या एनिमल है उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, सो ये भी इसका मेन हो सकता है ख़तरा, मेन रिस्क इसका हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं द मेजर रिस्क ऑफ सरफेस वाटर इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ एल्गी ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब ज़ाहिर है पानी के अंदर अगर ये न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर्स हैं शामिल हो जाएंगे, इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें पानी के साथ शामिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से उस पानी के अंदर क्या होगा, एल्गी जो होगी उसकी ग्रोथ हो जाएगी, यानी एक ख़ास किस्म की ग्रीनिश सी लेयर जो होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इसकी वजह से जब एल्गी इस सरफेस के ऊपर आ जाती हैं तो इस पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पानी के जो जानवर हैं या पौधे हैं तो वहाँ पर सही से ग्रो नहीं कर पाते।
ठीक है। सो यानी यहाँ पर कहते हैं कि ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट्स हैं, तो ये रिवर, लेक्स और इन चीज़ों में जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर ये शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। मुख्तलिफ तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ये वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है पानी के अंदर, और वहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन इसको हम नाम देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की पॉइंट टू रिमेंबर में क्या बताते हैं? कहते हैं इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एनालिसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप आर डन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कहते हैं अगर हम अप्लाई करेंगे ना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो सबसे पहले हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितना हमें सॉइल को देना है। मतलब हद से ज़्यादा हमें ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, तो हमें ये ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे फिर इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर फ़ायदे हैं तो साथ में इसके नुकसानात भी हैं। इस तरह पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ आपको दिया हुआ है। कहते हैं इवन इफ़ अ लैंड इज़ फर्टाइल, क्रॉप्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड लीव द सॉइल लेस फर्टाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ज़मीन होती है वो बहुत अच्छी फसल लेते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, वो लेस फर्टाइल होती हैं। वक्त के साथ साथ उसकी फर्टिलिटी जो होती है, उसमें जो फसल होती है उसके उगने का जो प्रोसेस होता है वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और एक ख़ास अमाउंट जो है न्यूट्रिएंट की अगर हम वो सॉइल को देंगे, तो इससे प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। सो हमने क्या कहा कि फर्टिलाइज़र्स ये कभी कभी सॉइल जो होता है वो वैसे फसल उसके ऊपर उगती रहती है, जिसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट की कमी वाक़ हो जाती है। अब वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं हम बाहर से उसको देते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। फर्टिलाइज़र ये जो फर्टिलाइज़र्स होती है दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड से उसको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के भी फ़ायदे ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ में इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ पर आपको बताई गई हैं। सही है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं, डिफाइन फर्टिलाइजर्स को डिफाइन करना, उसकी जो टाइप्स हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स इससे रिलेटेड है ना केमिकल फर्टिलाइजर से, तो वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सो आई होप सो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सही है।